हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 10 और इसमें हमें इमोर्टल लेवल की टेक्निक्स के बारे में मालूम पड़ने वाला है। हमें पता होना चाहिए कि जियान के 2डी क्लास में ब्रेकथ्रू करने के बाद भी उसे इमोर्टल बनने के लिए अभी बहुत सारे लेवल्स और रियम्स को क्रॉस करना होगा। अगर आप इम्पोर्टेंट डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते हो, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। खैर उससे पहले एक क्वेश्चन, क्या आपने अभी तक हेल गार्डन के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो आप कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस कर सकते हो। हेल गार्डन के इंस्टा पेज का लिंक मिल रहा है कमेंट सेक्शन में, उसे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलो करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। क्योंकि इस इविल रेस के बंदे से जियान की फाइट खत्म हो गई थी तो जियान योरू के साथ यू फैमिली मेंशन में आ जाता है। कुछ टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलने के बाद उसकी मुलाकात होती है योरू के फादर की। उनका नाम होता है यूयू। इससे उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। उनका पूरा चेहरा सूख चुका था, ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर में कोई वाइटैलिटी ना हो। और जब जियान को कारण के बारे में मालूम पड़ता है तो ये बात पक्की हो जाती है कि जियान का शक सही था। एक्चुअली में यूरू के फादर 9 नेदर फायर पॉइजन से सफर कर रहे थे। ये 9 नेदर स्पैरोसाया होता है जिसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार 2D के कंपेरेबल मानी जाती है। कुछ और चीजों को चेक करने के बाद जियान फाइनली यूरू के फादर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर देता है। इसके लिए जियान को इस्तेमाल करना था लिटिली का, जिसे जब उसकी हेवली फ्लेम यूरू के पिता की हड्डियों तक पहुंचे लिटिली फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरे इंसान को नुकसान हो सकता है। ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलती रही थी। आखिरकार जियान सफल होता है। यूयू फील करते हैं कि उनके शरीर की एनर्जी वापस आ गई है। ऑफ कोर्स उन्हें पूरी तरह से रिकवर होने में काफी समय लगना था। अगले दिन ही जियान चला जाता है रिट्रीट के अंदर, क्योंकि सोल एसेंस का काफी अमाउंट उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में स्टोर होता है। इस सोल एसेंस को ऑब्जर्व करने की प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। इसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करने में जियान को 20 दिन का समय लग जाता है। जब 20वें दिन का अंत होता है, जियान की सोल जो कि डी स्टेट यानी कि एम्पर लेवल पे थी, वो फाइनली मॉर्टल सोल लेवल पे पहुंच जाती है। वहीं पे जियान की स्ट्रेंथ इनिशियल 3 स्टार 2D के पीक पे पहुंच गई थी। अब उसे मिडिल स्टेज तक पहुंचने में बस कुछ ही समय लगेगा। ऐसे रिजल्ट को देख के जिलोंग भी खुश हो गए थे। वो जियान को 2 स्क्रोल्स देते हैं, लेकिन जब जियान इनकी इंट्रोडक्शन को पढ़ता है उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। अब ये पूरा मामला क्या है चलो जानते हैं इस एपिसोड में। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। जियान एक शॉक्ड आवाज में बोलता है लो लेवल इमोर्टल फाइटिंग स्किल। अगर टीआईएन क्लास और इमोर्टल क्लास की स्किल्स को कंपेयर किया जाए तो दोनों के बीच में जमीन और आसमान का अंतर होता है। टीआईएन क्लास की स्किल्स का इस्तेमाल करके कोई भी एक्सपर्ट हेवन और अर्थ की पावर का इस्तेमाल करता है। वहीं पे अगर बात करिए इमोर्टल लेवल की स्किल्स की तो इनकी पावर हेवन और अर्थ के बाहर चली जाती है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं बियॉन्ड। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इमोर्टल रैंक की फाइटिंग स्किल्स अपोनेंट्स की 2 टेक्निक्स को रोक सकती है। लेकिन बात बस ऐसी होती है कि इमोर्टल रैंक की फाइटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 2D की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। अगर जियान 2D क्लास से पहले इमोर्टल रैंक की स्किल्स को सीखने की कोशिश करता तो उसके हाथ पैर टूटने पक्के थे। गोल्डन रैंकिंग जिनलोंग जियान से बोलते हैं ये वो स्किल्स का सेट है जिसे प्रैक्टिस करने के लिए रूलर की जरूरत होती है और ये तुम्हारे लिए बेस्ट मानी जाएंगी। तुम अपनी रूलर का इस्तेमाल करके ना प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी जियान के हाथ उस स्क्रोल को खोलने के लिए आगे बढ़ गए थे। जिनलोंग तुरंत ही उसे रोकते हुए बोलते हैं, वो कहते हैं पहले तो अपनी इटर्नल फायर रूलर को समन करो। अगर तुम इन फाइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी रूलर को टेम्पर करना होगा। क्या जिनलोंग की बात को मान के जियान रूलर को अपने हाथ में ले लेता है और उसका दूसरा हाथ टच करता है स्क्रोल को। जैसे जियान के हाथ की सतह उस खोले हुए स्क्रोल को छूती है, ऐसा लगता है जैसे बूम साउंड के साथ जियान के दिमाग में एक्सप्लोजन हो गया हो। इस मूवमेंट में जियान की सोल खतरनाक तरीके से वाइब्रेट हो गई होती है। उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। जब उसकी देखने की क्षमता वापस लौटती है वो अपने आप को एक नई जगह पे पाता है। इस जगह को ध्यान से देखने के बाद मालूम पड़ता है कि जगह बहुत ही चौड़ी नहीं है और न यहाँ पे कोई और एनर्जी एग्जिस्ट करती थी। जब जियान थोड़ा और आगे देखने की कोशिश करता है उसकी नजर जाके ठहरती है खाली स्पेस पे। हम वहाँ पे एक बहुत ही विशालकाय छाया को देख सकते हैं। ये शैडोई फिगर अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ था। ये देखने में बहुत ही ऑर्डिनरी लगता है। जियान इसके शरीर में से बिल्कुल भी एनर्जी के रिपल सेंस नहीं कर पाता। अगर जियान इस नए स्पेस में नहीं आया होता तो सामने का फिगर किसी भी गुजरते हुए इंसान जैसा लगने वाला था। बस ऐसी शांति होती है जो जियान के दिल को और भी सतर्क करवा रही थी। आखिर इस अजीब सी जगह पे कोई नॉर्मल इंसान कैसे अपीयर हो सकता है? साफ तौर पे 7 लेयर हेवन ब्रेकिंग रूलर का मालिक है, मतलब क्रिएटर। इस फिगर को थोड़ा और ध्यान से देखने के बाद जियान के दिमाग में कई विचार आते हैं, क्योंकि अब ऐसी चीजों से सरप्राइज नहीं करती। कुछ समय तक सोचने के बाद जियान को सच्चाई मालूम पड़ गई थी। वो कहता है जगह फाइटिंग स्पेस के अंदर की मेमोरी स्पेस होगी और ये फिगर कोई जिंदा इंसान नहीं है बल्कि उस एक्सपर्ट का बस एक मेमोरी फ्रैगमेंट है। और जैसा कि जियान ने एक्सपेक्ट किया था वो फिगर जियान की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। जियान को इस अजीब से स्पेस में आए बस कुछ ही समय हुआ होता है, अचानक से खाली स्पेस में से उसके कानों में तेज तेज लहरों की स्प्लैशिंग आवाजें जाने लगती हैं। वो ह्यूज फिगर बोलता है 7 लेयर्ड स्काई शैटरिंग रूलर। ये एक लो लेवल की इमोर्टल फाइटिंग स्किल है। इससे मैंने अपनी जिंदगी में हजारों बैटल्स को एक्सपीरियंस करने के बाद क्रिएट किया है। अगर कोई भी इसे परफेक्शन तक मास्टर कर लेता है तो ये होली रैंक की फाइटिंग स्किल से कंपेरेबल हो जाएगी। इस
स्किल को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक लेयर एक्सट्रीम लेवल की पावर को लेके आती है। जब कोई सातों लेयर्स को एक साथ स्टैक कर देगा, मतलब सातों को एक बार में इस्तेमाल करना सीख जाएगा, वो पावर लेवल होली रैंक की स्किल्स जैसा होगा। ये फिगर जैसे जैसे आगे बोलता जा रहा था, जियान क्या कह रही थी, बल्ब जैसी हो गई थी। अब जियान एक गहरी शौक में होता है। वो कहता है अगर इसके सातों लेयर को सुपर पोजिशन किया जाए तो एक्चुअली में होली लेवल फाइटिंग स्किल्स के कंपेरेबल हो जाती है। लगता है इस स्किल को क्रिएट करने वाला सच में एक पावर हाउस रहा होगा। जियान के दिमाग में बातें तो बहुत आ रही होती है, लेकिन इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, वो शेडो फिगर और भी आगे बताता है। वो कहता है क्योंकि तुम फायर रूलर को हासिल कर पाए हो, इसका मतलब फायर रूलर को फायर स्पिरिट सलाइवा से टेम्पर किया गया होगा। इस टेक्निक की हर एक लेयर को अलग अलग फ्लेम से टेम्पर किया जाना चाहिए और वो फ्लेम कम से कम हेवी फ्लेम के लेवल की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले एक्सपर्ट को बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। इस टेक्निक के इस राज को जान के जियान भी एकदम स्टंड हो गया था। अब जियान समझ पाता है कि जिनलोंग ने उसे फायर रूलर को प्रैक्टिस करने से पहले टेम्पर करने के लिए क्यों बोला। जियान कहता है सच में चीज इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल कहलाने की वर्दी है। इस पूरी फाइटिंग स्किल को सीखने के लिए इसको बनाने वाले के नेटेंस को पाना बहुत जरूरी है। उस शांत सी झील के ऊपर वो इल्यूजरी फिगर अपने हाथ को ऊपर उठाता है। इस समय उसके हाथ में एक रूलर अपीयर हो चुकी थी। उस रूलर के सरफेस के जिन सिंबल्स को देख के जियान बहुत ही मिस्टीरियस फील कर रहा होता है, वो इस समय तेजी से चमक रहे थे। उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट के हाथ में जो काले रूलर इस समय लाल सूरज की तरह हो चुकी होती है, वो अचानक से सामने की तरफ मूव करती है। उस फिगर ने अपने एक कदम को वॉइड में रखा था, मतलब कि जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते हैं वहाँ से स्पेस डिसअपीयर हो जाता है। जियान देखता है कि जहाँ पे कुछ समय पहले वो फिगर खड़ा था और वहाँ पे उसकी बस एक आफ्टर इमेज रह गई है। वॉइड के अंदर इस आफ्टर इमेज को देख के जियान कुछ पलों के लिए अचंभे में चला गया था। उसने भी सोचा नहीं होता कि इस मिस्टर एक्सपर्ट की स्पीड इतनी टेरिफाइंग होगी। वो आफ्टर इमेज तो धीरे धीरे गायब होती है, लेकिन जियान का ध्यान जाता है सामने की झरने की तरफ। अभी वो रेस्ट में इंसान वहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका होता है। इस झरने की चौड़ाई 100 फुट की रही होगी। उस झरने के आगे वो इंसान बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इस समय यही चींटी जैसा इंसान ही एक ऐसी टेरिफाइंग पावर को एमिट कर रहा था जिसने इस पूरे वाटरफॉल को ढक लिया होता है। ऊपर से नीचे आने वाले पानी में चाहे कितना भी प्रेशर हो, लेकिन वो नीचे खड़े फिगर को बिल्कुल हिला नहीं पाता। तभी हम उसके फिगर को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हवा में उसके पैर 180 डिग्री घूम गए थे। उसके हाथ की ब्लैक रूलर होती है, उसकी चमक हर पल में कई गुना बढ़ती जाती है। एक समय तो ऐसा आ जाता है जब जियान को अपनी आंखें नैरो करनी पड़ी थी। तभी जियान के कानों में एक थंडरस आवाज जाती है। वो कहता है इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई। इस आवाज का पीछे करते एक बहुत ही बड़ी हीट वेव बूम साउंड के साथ इस जगह पे जो भी पानी होता है वो भी वाइब्रेट करके उड़ गया होता है। ये सीन देखने में सच में बहुत ही स्पेक्टेकुलर था। उस बड़ी सी पानी की धार में से हम एक लाल रंग की स्लैश को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जहाँ जहाँ से लाल रोशनी पास हो रही थी वहाँ का पानी गायब होता जाता है। उस जगह पे बस मिस्ट रह जाती है। ये रेड स्लैशिंग लाइट बिजली की रफ्तार से 10 मीटर का रास्ता तय कर लेती है। फिर ये बैंग साउंड के साथ झरने के पीछे दीवार से आके टक्कर गई थी। बूम 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 वाले हैवी साउंड्स इस वैली में लगातार गूंज रहे थे। हम झरने के ऊपर से कई पत्थरों को गिरते हुए देखते हैं। अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से ढक के जियान से अटक के मोमेंटम को शॉक्ड आंखों से देख रहा था। एक बार पूरा एफर्ट लगा के सलाइवा को गटकने के बाद वो अपनी खोपड़ी को उस झरने की तरफ घुमाता है। एक हल्की सी हवा चली थी, ये सारी मिस्ट को उड़ा के ले जाती है। पिछले अटैक ने उस झरने की क्या हालत करी है वो जियान के सामने रिवील होता है। इस समय जियान इतना शॉक हो गया था कि वो एक बार के लिए अपने शरीर का संतुलन खो देता है। उसकी आंखें आई सॉकेट से बाहर आने की कोशिश करती हैं। वो फाइनली एक गहरी सांस को भरता है। अभी जियान का सर एकदम घूम रहा था। अभी सामने का झरना इस तरीके से कटा होता है कि वो बीच की सरफेस किसी शीशे की तरह साफ थी। उस झरने के बगल में कई मोटे मोटे क्रैक्स फैल रहे होते हैं। साफ तौर पर पिछला अटैक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। 20 सेकंड का समय लेने के बाद वो झरने का पानी फिर से नीचे आने लगता है। उस अटैक ने जो घाव छोड़े हुए थे अभी पानी के द्वारा वो ढक गए होते हैं। इस पूरे नजारे को देखने के बाद जियान ने कई सांसें भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई पैनिक मौजूद नहीं होता है। जियान ने फाइनली उस फिगर की तरफ बाव किया था। तभी एक और थंडर जैसी आवाज जियान के कानों में आई थी। ये आवाज उस फिगर की होती है जो अब धीरे धीरे फीका होता जा रहा है। उस फिगर की आवाज कहती है इस टेक्निक का थंब रूल है, मेरी इनहेरिटेंस को हासिल करने वाले डेस्टिन्ड इस सीड का नाम याद रखना, मैं हूँ 7 फुटेड इमोर्टल। स्टोरी में कई बार जब एक्सपर्ट्स अपने बारे में बात कर रहे होंगे तो वो खुद को दिस सीड बोलेंगे। बेसिकली सीड का मतलब ये होता है कि वो एक्सपर्ट बहुत ही फेमस हो चुका है। खैर जब तक ये शब्द खत्म हुए थे सामने की स्पेस से वो फिगर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। उस जनरेशन के पावरफुल एक्सपर्ट आज फाइनली इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका है। 7 फुटेड इमोर्टल के शब्दों को सुनकर जियान नॉड करता है। एक काले रंग की लाइट जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है, जियान ने उसे अपने आप से टकराने दिया था और इस तरह से जियान का सोल अवतार स्पेस से बाहर आता है। क्योंकि अभी जियान का सोल अवतार दूसरे डायमेंशन में गया होता है जिन लोगों से डिस्टर्ब नहीं करते। जियान की कॉन्शियसनेस को वापस लौटती हुई फील करके गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं तुम्हें कैसा लग रहा है। उस स्क्रॉल की मेमोरी स्पेस में से बाहर आने के बाद जियान को चीजें काफी ब्लरी दिखाई दे रही थी। वो कहता है 7 फुट इमोर्टल की टेक्निक सच में बहुत ही टेरिफाइंग
स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। ऑब्वियसली 7 लेयर्ड हेवन शेडरिंग रूलर टेक्निक उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो चुकी थी। जिनलोंग कहते हैं और ये टेक्निक तुम्हें सूट भी करती है। तुम्हारे हाथों में जो इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर है, इसे हजारों सालों से दुखी कॉन्टिनेंट की हेवल फ्लेम्स टेम्पर करती आ रही है। इस वजह से एंशिएंट रूलर अब हेवल फ्लेम की पावर को ही पोजेस करने लगी है। जैसे जैसे तुम पावरफुल होते जाओगे, तुम्हारी एंशिएंट रूलर भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जियान कहता है मास्टर मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब क्योंकि मैंने उस टेक्निक को सीख लिया है, तो चलो उसके फर्स्ट लेवल को प्रैक्टिस किया जाए। तुरंत ही जियान के दिमाग में रूलर टेक्निक का वो मेथड अपनी फर्स्ट लेयर की इंफॉर्मेशन शो करने लगता है। जियान के हाथों में एक फ्लैश दिखाई देती है, उसकी इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर अपीयर हुई थी। लगता है कुछ समय पहले की टेम्परिंग के बाद अभी इटर्नल एंशिएंट रूलर और भी हैवी हो चुकी है। हालांकि ऐसा वजन जियान के सामने कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये फैक्ट है कि जियान इसके बढ़े हुए वजन को फील कर पा रहा है। उसने सेंस किया था कि जब 7 फुटेड इमोर्टल ने इस रूलर का इस्तेमाल किया होता है, जियान उसे सरप्राइज फील कर रहा था। वैसे तो अभी जियान की स्ट्रेंथ 3 स्टार दोदी की इनिशियल पीक पे पहुंच चुकी है, लेकिन इस एंशिएंट रूलर की वजह से वो सेंस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोदी तक कंप्रेस हो गई है। खैर जियान इसे सीरियसली नहीं लेता। अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से सरप्रेस करना उसके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि जब वो फ्यूचर में किसी से फाइट कर रहा होगा तो अपनी स्ट्रेंथ को फिर से वापस पा सकता है। जब दोदी कॉन्टिनेंट में मास्टर याओलाओ ने जियान को ये रूलर पहली बार दी थी, अभी की रूलर से जियान को कुछ वैसी फीलिंग आ रही होती है। खैर यहाँ तक सोचने के बाद जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो इटर्नल फायर की एंशिएंट रूलर को दोनों हाथों से पकड़ के टेक्निक के कल्टीवेशन मेथड के हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। पीछे से गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान को पॉइंटर्स दे रहे थे। वो कहते हैं जब तुम्हें 7 लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर का इस्तेमाल करो तो तुम एकदम एक्यूरेट और रूथलेस होना होगा। एक ही बार में फुल स्पीड के साथ अपने दुश्मन के पास जाने की कोशिश करो, और जो तुम्हारी अगली स्लैश होने वाली है उसका एक्यूरेट होना एकदम की पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम इस पहले मौके को गवा देते हो तो फिर दूसरी पार्टी को घातक तरीके से घायल करने में तुम्हें काफी परेशानी होने वाली है। जिन की बात को सुन के जियान क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठ गया था। जियान ने कुछ समय पहले इस टेक्निक के जिस हिस्से का अभ्यास किया होता है, जियान उस एक्सपीरियंस को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। 7 फुटेड इमोर्टल सीनियर के हिसाब से इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर करने के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट को अपने रूलर के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला अपने रूलर से रेजोनेट नहीं करता है, वो इसकी पूरी पावर को अनलीश नहीं कर पाएगा। अपने पैरों पर रखी उस एंशिएंट रूलर को जियान की उंगलियां सहलाने लगी थी। उसे इस रूलर में से हर किसी वार्म सेंसेशन आती है। जियान कहता है मैं इसे अपने साथ कैसे रेजोनेट करूं। वो कहता है इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर और हेवली फ्लेम्स के बीच में एक कनेक्शन है। ये सोच के जियान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तुरंत ही उसके शरीर की जो फ्लेम्स होती है उसके हाथ से होकर उस इटर्नल एंशिएंट रूलर में जाने लगती है। जब हेवली फ्लेम्स का और भी अमाउंट उस इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर में जाता है तो कुछ ही सेकंड्स के बाद इसमें से एक बजिंग आवाज बाहर आने लगी थी। ऐसा लगता है जैसे रूलर जियान का स्वागत कर रही हो। शुरुआत में जियान सोच रहा होता है कि वो अपने इस रूलर के साथ कैसे रेजोनेट करेगा, लेकिन जब वो सोचता है कि एंशिएंट रूलर एक्चुअली में हेवल फ्लेम से काफी पहले से कनेक्टेड है, तो जो जियान के शरीर के अंदर हेवल फ्लेम्स है उनकी वजह से ये रिएक्ट करनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान का आइडिया काम कर जाएगा। जियान स्माइल के साथ सेटिस्फेक्शन से बोलता है आखिरकार मैं सफल हो गया। अपने हाथों के इस एंशिएंट रूलर को झंझनाती हुई सेंस करके जियान खड़े होकर इस रूलर को दोनों हाथों से पकड़ता है। जब ये रूलर ऊपर की तरफ उठती है तो रंग बिरंगी कई ऊर्जाएं इस रूलर के चारों तरफ घूमने लगी थी। तभी इस चैम्बर की पूरी एनर्जी में एक शांति फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस समय सब कुछ रुक गया हो। इस शांत से पत्थर से बने कमरे के अंदर जियान किसी मूर्ति की तरह रूलर को ऊपर उठा के खड़ा होता है। बस बात ऐसी होती है कि उसके हाथों की उस इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर से एक बहुत ही एस्टोनिशिंग ऑरा रिलीज हो रहा था। तभी हम अचानक से जियान को टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं। उसका एक कदम खाली वॉइड में रखता है, फिर वो इसे 180 डिग्री घुमा के रूलर को हॉरिजॉन्टली स्लैश करता है। अटैक का नाम होता है 7 लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर, फर्स्ट फुट 3 स्टेप स्विमिंग रूलर। अगली पल में जियान ने रूलर को एकदम सीधे तरीके से स्लैश कर दिया था। अभी जियान के शरीर की ओवरवेलमिंग एनर्जी उसके हाथों से रूलर में ट्रांसफर हो रही होती है। जब जियान अपने कदमों को 3 बार और वॉइड में रखता है, ऐसा लगता है इस जगह का वातावरण एकदम सॉलिडिफाई हो गया हो। अभी हवा ने बहना भी बंद कर दिया था। तभी हम जियान के हाथ के रूलर को नीचे आते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक हरिकेन आगे गई हो। जहाँ जहाँ से एनर्जी पास होती है ये अपने साथ एक बहुत ही टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव ऑरे को ले जाती है। भले ही दूधी कॉन्टिनेंट का स्पेस कितना ही पावरफुल हो, तभी वो इस पावर को संभाल नहीं पा रहा था। जगह जहाँ पे मोटे मोटे क्रैक्स बन रहे होते हैं। हमें समझना चाहिए कि जियान यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को जानबूझ के सप्रेस कर रहा है। अगर जियान अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस नहीं कर रहा होता तो डिस्ट्रक्शन की ऐसी पावरफुल फोर्स के सामने इस रूम के भी पर कच्चे उड़ गए होते। रूलर और खुद के बीच में रेजोनेंस को फील करके जियान बहुत ही सेटिस्फाइड फील करता है। वो कहता है इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल सच में टेरिफाइंग है। जियान को 7 लेयर्ड स्काई ब्रेकिंग रूलर जैसी टेक्निक की आवश्यकता थी। ये सिर्फ बहुत ही पावरफुल नहीं है बल्कि इसे हैंडल करना भी आसान है। जब तक जियान के हाथ में एंशिएंट रूलर रहेगी, जियान का कल्टीवेशन भी 2 लेवल सप्रेस रहेगा। लेकिन ये चीज जियान के दुश्मनों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब जियान अपनी इस रूलर को रिलीज करेगा तभी जियान की असली पावर सामने आएगी। जिन लोग भी जियान से काफी सेटिस्फाइड होते हैं। वो कहते हैं लड़के
ओके बहुत सही, तुम इतनी पावरफुल ऑफेंसिव स्ट्रेंथ को पहली बार रिलीज कर पा रहे हो। डे बाई डे टाइम काफी जल्दी पास होने लगता है। पलक झपकते 5 दिन निकल गए थे। इन 5 दिनों के समय के दौरान जियान 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर टेक्निक के पहली लेयर को प्रैक्टिस कर रहा होता है। पिछले कुछ दिनों में जियान किस तरीके से इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसे अच्छे से देखा था। वो कहते हैं तुम्हारी अभी की स्किल के ऊपर मास्टरी को देख के तुम्हें एक 4 स्टार दोदी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम इस टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल करो तो एक ही अटैक में दूसरी पार्टी सीरियसली इंजर्ड हो जाए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अपने समय पे ऐसी टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया होता है, लेकिन 5 दिनों के कम समय में जियान ने जिस रिजल्ट को हासिल किया है वैसा जिनलोंग भी खुद कर नहीं पाए। इस वजह से अब जियान को एक नई लाइट में देखने लगे थे। अब जियान को देख के गोल्डन ड्रैगन किंग भी थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। वो मन ही मन में कहते हैं जब लड़का 7 स्टार दोदी बन जाता है तब मैं उस चीज को ट्राई कर सकता हूँ। सिन जाता है वापस जियान की तरफ। वो कहता है मास्टर मैं से एक और आखिरी बार प्रैक्टिस करता हूँ। इस शांत कमरे में हेवन और अर्थ की वो स्पिरिचुअल एनर्जी वहीं पे थम गई होती है। जब जियान की एंशिएंट रूलर सामने के स्पेस के 2 हिस्से कर देती है, फाइनली इसे देख के जियान सेटिस्फेक्शन के साथ नॉड करता है। उसके एक इशारे पे इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर अपनी अपीयरेंस को थोड़ा सा बदल लेती है। फिर इसे जियान ने अपनी पीठ पे रख लिया था। अभी जियान के सामने का टूटा हुआ स्पेस रिपेयर हो रहा होता है। जियान ने जो भी तोड़फोड़ करी होती है जियान काफी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरी डैमेज को रिवर्स कर देता है। जियान के ऐसे बर्ताव को देख के गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाते, लेकिन उनका दिल भी प्राइड से भर गया था। जैसे जैसे वो जियान के साथ और भी वक्त बिताते हैं वो पाते हैं कि जियान का टेम्परामेंट सच में अच्छा है। जियान अपने माथे से पसीने को पहुंचते हुए बोलता है अब क्योंकि आखिर डैमेज रिपेयर हो गई है तो अब हम इस ट्रेनिंग रूम से बाहर जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जियान इस कमरे से बाहर कदम रख पाता गोल्डन ड्रैगन किंग उसे रिमाइंड करते हुए बोलते हैं लगता है तुम एक चीज को भूल गए हो। क्या तुम्हें काले कपड़ों वाला इविल रेस का मेंबर याद है? जब जिनलोंग बोल रहे होते हैं जियान का ध्यान जिनलोंग के एक हाथ की तरफ जाता है। उस हाथ में एक पिच ब्लैक स्क्रोल मौजूद था। वो कहता है म्यू फैमिली के पीछे का किलर। जिनलोंग के चेहरे की स्माइल को देख के जियान सरप्राइज फील करता है। लगता है जब उस इविल फैंटम को खत्म करने के बाद जियान सोल एसेंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है जिनलोंग को उस जगह से कुछ जरूरी चीज मिल गई है। अब जब जिनलोंग दोबारा से उस ब्लैक क्लोथ मैन के बारे में बोलते हैं जियान के अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है। उसे याद आता है कि फाइट करने से पहले उस काले कपड़ों वाले बंदे ने बोला था कि म्यू फैमिली के हाथ में कुछ ऐसा लग गया है जिसे उन्हें छूना नहीं चाहिए था। साफ तौर पे वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं हो सकती। उस काले रंग के स्क्रोल को देख के जियान पूछता है क्या वो बंदा इसी चीज के बारे में बात कर रहा था? जिनलोंग इस बात को डिनाई नहीं करते। वो कहते हैं हाँ वो व्यक्ति इसी चीज के बारे में बात कर रहा था और मुझे भी यही लगता है कि म्यू फैमिली के डिस्ट्रक्शन के पीछे असल में यही चीज है। इस दुनिया में अजीब और कीमती चीजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ना हो तो कीमती चीजों को रखना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा होता है। क्योंकि अगर तुम्हारे ट्रेजर्स के बारे में औरों को मालूम पड़ गया तो लोग उस खजाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली म्यू फैमिली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जिनलोंग इस काले रंग के स्क्रोल को जियान की तरफ फेंकते हुए बोलते हैं ठीक है तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस चीज को खोलने की कोशिश करो। जब जियान ने स्क्रोल को कैच किया था उसे अपने हाथ में एक बहुत ही फाइटिंग फोर्स महसूस होती है, लेकिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने के बाद भी वो स्क्रोल को ओपन नहीं कर पाता। ऐसे सीन को देख के जियान समझ जाता है कि चीज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस वजह से वो बिल्कुल हताश नहीं होता। समय आ गया है जब उसकी मॉडल लेवल की सोल का इस्तेमाल किया जाए। बात बस ऐसी थी कि जब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसे स्क्रोल के अंदर भेजने की कोशिश करता है उसके हाथों में तेज वाइब्रेशन फील होती है। क्लियरली अभी जियान की सोल पावर फेल हो गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पिच ब्लैक स्क्रोल ने जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिपेल कर दिया है। ऐसा होने की बस 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली ये कि जिस इंसान ने स्क्रोल को बनाया है उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान से कई गुना पावरफुल होगी और जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्क्रोल को ओपन करने के लिए काफी नहीं है। और उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी होगी वो मेथड जिसके बिना इस चीज को ओपन नहीं किया जा सकता। खैर जियान का भी कैरेक्टर इस तरीके से बन चुका था जो आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो तुरंत ही शाओयू को समन करता है। लिटरली डिवाइनिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके स्क्रोल को निगल जाता है। भले नाइटी डिवाइनिंग फ्लेम की पावर चाहे कितनी भी खतरनाक हो वो काले रंग का स्क्रोल रिएक्ट करने का नाम नहीं लेता। जियान की हेल्पलेस निगाहें जाती हैं गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ। ऐसे फिनोमेना को पहली बार देख रहा है। जियान सोचते है आखिर ऐसा स्क्रोल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। जब जिनलोंग देखते हैं कि जियान भी हेल्पलेस है उसे कंफर्ट करते हुए बोलते हैं ठीक है तुम ज्यादा परेशान मत हो। अगर इस स्क्रोल को ओपन करना इतना आसान होता तो वो डीमंस इसे टारगेट नहीं कर रहे होते। जियान को लगता है कि जिनलोंग के पास ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे स्क्रोल को ओपन किया जा सके। वो पूछता है मास्टर क्या आप स्क्रोल को ओपन करने के तरीके को जानते हो? अभी जिनलोंग के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ गई होती है। वो जियान से कहते हैं हाँ और ना। अगर इस स्क्रोल को मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। ये सुन के जियान का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है एक बड़ा मौका। जब वो इस चीज को खोल ही नहीं पा रहा है तो आखिर उस मौके का मतलब क्या है? जियान के चेहरे के लॉस्ट एक्सप्रेशन को देख के जिन लोग समझ जाते हैं कि वो जियान से काफी खेल चुके हैं। वो हंस के बोलते हैं ठीक है तुम ज्यादा कंप्लेन मत करो। इस स्क्रोल की आसानी से ओपन ना होना काफी नॉर्मल है क्योंकि इसे ओपन करने के लिए होली फ्लेम की पावर की जरूरत होती है। इस वजह से अगर तुम होली फ्लेम को डिवावर करना चाहते हो तो तुम्हें पहले
इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करना होगा। जिनलोंग जियान को 3 इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। वो कहते हैं 7 फ्लेम फ्लावर्स, जू शेंगडेन और ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड। और तो स्क्रोल को देख के मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि इसके अंदर एक सुप्रीम एक्सपर्ट की इनहेरिटेंस होगी। जिनलोंग की इस बात ने जियान को स्टन कर दिया था। इस स्क्रोल को देखने ही उसकी आंखें ट्विच होने लगती हैं। वो कहता है इनहेरिटेंस। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को देख के स्माइल के साथ बोलते हैं एक बार तुम यहाँ के मैटर्स को सेटल कर लो, फिर हम होली फ्लेम को ढूंढने के लिए जाएंगे। अगर उस होली फ्लेम के साथ तुम अपने शरीर की हेवली फ्लेम्स का भी इस्तेमाल करते हो तो हमें स्क्रोल के अंदर से काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। न जाने क्यों लेकिन जियान को ऐसा लग रहा होता है जैसे जियान उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है जिसे जिनलोंग ने उसके लिए डिजाइन किया है। जियान अभी एब्सेंट माइंडेड हो गया था। ऐसे सीन को देख के जिनलोंग बोलते हैं ठीक है लड़के, तुझे इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, अभी हमें और कई चीजें सॉल्व करनी है। क्या तुम उस गुवन पेयुआन पिल को भूल गए हो? वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम चिंगुआन के राज को जानने के लिए बहुत उत्सुक हो। ऑफ कोर्स जियान इस बात से एग्री करता है। वो जानता था कि जिनलोंग जिस लेवल के एक्सपर्ट है वो उसे इस तरीके का धोखा नहीं देंगे। बस जियान इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि चिंगुआन ऐसे क्या सीक्रेट्स को छिपा रही होगी। जिनलोंग के कुछ और इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद जियान यहाँ पे रह के और भी समय बर्बाद नहीं करता। वो खड़े होके बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो बाहर जाया जाए। अपने शरीर से धूल मिट्टी को झाड़ने के बाद वो सीधा उस पत्थर के दरवाजे से बाहर चला जाता है। जब जियान स्टोर रूम से बाहर आता है ये समय सुबह का था। इतने लंबे समय तक कमरे में कल्टीवेट करने की वजह से जब डायरेक्ट सनलाइट उसकी आंखों में पड़ती है उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इस पत्थर के कमरे के बाहर एक क्यूट सी लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। वो जियान से रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलती है यंग मास्टर शाओ, आप फाइनली रिट्रीट से बाहर आ गए। मुझे आपका इंतजार करने के लिए यंग मिस ने इंस्ट्रक्ट किया है। उनके हिसाब से जैसे यंग मास्टर बाहर आए मुझे आपको उनके पास ले जाना है। इस यंग वुमन को देख के जियान स्माइल के साथ बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे रास्ता दिखाओ। जब जियान तुरंत ही चलने के लिए तैयार हो जाता है वो लड़की तुरंत ही जियान को रास्ता दिखाने लगी थी। चलते चलते वो मेड जियान को देख के बोलती है यंग मास्टर शाओ सच में बहुत ही टैलेंटेड है, तभी यंग मिस आपको लेके फैसिनेट हो चुकी है। इस लड़की की ऐसी बात को सुन के जियान समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। वो पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। जियान के सवाल का जवाब देती हुई मेड बोलती है आज यंग मास्टर शाओ आपको पता नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है, हमारी यंग मिस की शादी की उम्र हो गई है। इस लड़की के मुंह से आने वाले शब्दों ने जियान को एक बिजली का झटका दे दिया होता है। अब जियान समझता है कि रिट्रीट में जाने से पहले हीरो ने उससे से सवाल क्यों पूछे थे। जियान मनी मन में कहता है इस दुनिया में दिल लगाने के लिए बहुत लोग मौजूद हैं, मेरे पास पहले से एक फैमिली है, लगता है मैं तुम्हारी यंग मिस की भावनाओं को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। टू बी ऑनेस्ट जियान ने इसके बारे में कोई सोचा नहीं था। वो हीरो को बस एक सिंपल फ्रेंड समझता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि दूसरी पार्टी उससे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही है। जियान को भी हेडेक फील होने लगता है। जब उसके दिमाग में सभी बातें चल रही होती हैं वो मेड को फॉलो करते करते एक हॉल के सामने आ जाता है। यहाँ पे यूयू और यूरो के बीच में कुछ बातचीत हो रही होती है। जियान को आते हुए देख यूयू हंस के बोलते हैं लिटिल फ्रेंड जियान तो तुम रिट्रीट से बाहर आ गए और लगता है इस रिट्रीट में तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में बढ़ चुकी है। ऑब्वियसली यू फैमिली के क्लैन लीडर की 5 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ के सामने जियान अपनी स्ट्रेंथ को छिपा नहीं पाता। जियान भी हंस के बोलते हैं मैं तो बस लकी रहा हूँ। मेन सीट पे बैठे हुए यूयू बोलते हैं लिटिल फ्रेंड जियान तुम जब से रिट्रीट में गए हो तब से वो यंग लेडी चिंगुआन बस एक ही बार जागी है, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर वो फिर से कोमा में चली गई। हमने हजरी के डॉक्टर्स को बुलाया लेकिन वो सब असफल रहे हैं। हाउएवर तुमने जिस एम्पर लेवल के ड्रैगन डीमन कोर की बात करी थी हमें उसकी कुछ जानकारी मिली है। कहा जाता है कि मैजिकल बीस्ट रून्स ओपन होने वाले हैं। रूमर्स के हिसाब से वो एम्पर लेवल ड्रैगन डीमन कोर उन रून्स के अंदर मौजूद है। जब यूयू दूधी लेवल के ड्रैगन बीस्ट कोर की बात करते हैं तुरंत ही जियान की आंखें ब्राइट हो जाती हैं। वो कहते हैं मैजिकल बीस्ट के रिमेन्स, ऑफ कोर्स उसे वो मैजिकल बीस्ट रून्स बोल रहे हैं। इससे पहले हम मैजिकल बीस्ट रून्स के बारे में और भी जान पाते हमारा ये एपिसोड अपने एंड पे आ गया है। वैसे हम इसे और भी आगे कंटिन्यू कर सकते थे पर तुम्हारे भाई के अंदर आज मोटिवेशन नहीं आ रहा, सो इन मोस्टर रून्स की बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ऑफ कोर्स ये जियान का अगला टारगेट भी होगा। वैसे बीटीएच के खत्म होने के बाद तुम सभी की सजेशन था कि हमें फ्लेम एम्पर स्टोरी शुरू करनी चाहिए, लेकिन आप सभी का सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है। प्लस इस नोवेल को ट्रांसलेट करने वाला कोई महान इंसान होगा क्योंकि उसने जिस लेवल की ट्रांसलेशन करी है मेरे पास तो उसे गाली देने के शब्द नहीं बचे हैं। बेसिकली तुम्हारे लिए इन वीडियोस को बनाने में पिछली स्टोरी से लगभग डबल एफर्ट्स लग रहे हैं। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं तो मुझे लगता है कि हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो कमेंट्स पे लिख के जरूर बताना। इस स्टोरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नरेट करने में इतना टाइम लग रहा है कि हम अपने दूसरे चैनल की स्टोरी को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। खैर जो भी है, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट्स में भी बताना कि हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। इसका एक फायदा ये है कि जैसे शाम को नया वीडियो प्रिपेयर होता है सारे मेंबर्स उसे तुरंत ही देख पाते हैं, यानी कि उन्हें अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।